हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज हम ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंसेज में चैप्टर 10 कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाओं, संस्थाओं और कार्यक्रमों का प्रबंधन। मैनेजमेंट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, यूथ एंड एल्डरली। इसका पार्ट 1 हम पहले ही कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं, वाई चिल्ड्रन आर वल्नरेबल। आज हम पढ़ेंगे कि बच्चों के लिए कौन कौन से संस्थागत कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, कौन कौन से इनिशिएटिव्स इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं बच्चों के विकास के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आज हम जो भी कार्यक्रमों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समेकित बाल विकास सेवाएं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, SOS बाल गांव, SOS चिल्ड्रंस विलेज, बाल गृह, चिल्ड्रन होम्स। इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है यहाँ पर। प्रेक्षण गृह जो ऑब्जर्वेशन होम्स होते हैं, विशेष गृह जो स्पेशल होम्स होते हैं, किशोरी और बाल गृह जुवेनाइल और चिल्ड्रन होम्स। लास्ट हम पढ़ेंगे गोद लेना यानी कि अडॉप्शन के बारे में। तो हम शुरू करते हैं समेकित बाल विकास सेवाओं के से ICDS, जिसको आप लोकल लैंग्वेज में आंगनवाड़ी के नाम से भी जानते हैं। आंगनवाड़ी छोटी सी पहल है ICDS की। अब इसके अंतर्गत बच्चों को डिवाइड किया है 0 से 6 वर्ष की आयु के बीच के जो बच्चे उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, पिक्चर आपकी NCERT की बुक में भी अवेलेबल है और ये वहीं से ली गई है। तो सबसे पहले 0 से 6 वर्ष के बच्चों को इसमें देखभाल प्रदान की जाती है, लेकिन यहाँ पे 3 कैटेगरीज में आप पिक्चर में देख सकते हैं डिवाइड किया गया है, क्योंकि कुछ सेवाएं सिर्फ 0 से 1 वर्ष या 0 से 6 वर्ष के तक के सभी बच्चों के लिए अवेलेबल है, लेकिन कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो सभी के लिए अवेलेबल नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ पर हमें ये जो सर्कल में दी गई हैं, ये गोले में जो दी गई हैं, ये सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है ICDS के द्वारा। तो सबसे पहली जो सेवा है स्वास्थ्य परीक्षण। स्वास्थ्य परीक्षण यानी कि हेल्थ चेकअप्स, टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। स्वास्थ्य विकास एवं खाद्य संभरण, मॉनिटरिंग, हेल्थ मॉनिटरिंग और फूड की अवेलेबिलिटी। निर्देशित सेवाएं यानी कि रेफरल सर्विसेज, बचपन की देखभाल एवं स्कूल पूर्व शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 सेवाएं ऐसी है। ये जो लाइंस आप देख रहे हैं, इनसे आप इजीली समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण, स्वास्थ्य विकास एवं खाद्य संभरण और निर्देशित सेवाएं, ये 0 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए आंगनवाड़ी में अवेलेबल होती है, उपलब्ध होती है। लेकिन कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए नहीं अवेलेबल है, सिर्फ 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए अवेलेबल है। वो ये 2 सेवाएं हैं, बचपन की देखभाल एवं स्कूल पूर्व शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। ये सिर्फ 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ही ICDS में अवेलेबल है। उसके अलावा ICDS किशोर लड़कियों को भी केटर करता है, जो 11 से 18 वर्ष की लड़कियां होती हैं, उनको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है, स्वास्थ्य विकास एवं खाद्य संभरण की उनको फैसिलिटी अवेल कराई जाती है। निर्देशित सेवाएं, बचपन की देखभाल एवं स्कूल पूर्व शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। उसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी ये सब जो सेवाएं हैं उपलब्ध कराई जाती है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी ये सब सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। और 18 से 45 वर्ष 18 to 45 ईयर्स की महिलाओं को भी ये सब अवेलेबल कराया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे SOS बाल गांव के बारे में। SOS बाल गांव क्या है? ये एक स्वतंत्र गैर सरकारी सामाजिक संगठन है, यानी कि ये पूरी तरह से सरकारी नहीं है, गैर सरकारी सामाजिक संगठन है। इसमें वो बच्चे जुड़े होते हैं यहाँ पर जिसने अनाथ और छोड़े हुए बच्चों की लंबे समय तक
देख रेख के लिए परिवार के मॉडल पर आधारित है ये SOS बालगांव। यहाँ पर बच्चों को परिवार की तरह रखा जाता है ताकि उनको परिवार का प्यार अनुभव हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है ऐसे बच्चों को परिवार आधारित दीर्घ अवधि की देखरेख प्रदान करना जो किन्हीं कारणों से अपने जैविक परिवारों के साथ रह नहीं सकते। जो बच्चे अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते उनको परिवार जैसा माहौल यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है ताकि वो एक परिवार का अनुभव कर सके, प्रेम और संबंधों को समझ सके। कार्यविधि और इसके लाभ क्या क्या हैं? प्रत्येक SOS घर में एक माँ होती है जो 10 से 15 बच्चों की देखभाल करती है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं तो 10 से 15 बच्चों के ऊपर एक मदर होती है, एक माँ होती है। यहाँ सभी बच्चे एक परिवार की तरह रहते हैं, जिसका सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि बच्चा फिर से परिवार के संबंधों और प्रेम का अनुभव कर सके, यानी कि उनको सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया जाता है, लवेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। SOS परिवार एक साथ रहते हैं ताकि एक सहायक ग्राम परिवेश बनाया जा सके। जो SOS विलेज है वो एक साथ रहते हैं ताकि एक गांव जैसा माहौल बनाया जा सके वहाँ पे, और वो एक दूसरे से जुड़े रहे। अब SOS बालगांव के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगी मैं। भारत में पहला SOS गांव 1964 में स्थापित किया गया था। अब ये जो संगठन है वो देश भर में 40 विशिष्ट गांवों में 6,000 ज़रूरतमंदों बच्चों की देखभाल करता है। ये भारत देश में चलता है और 40 विशिष्ट गांव यहाँ पर चलाए जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बाल गृह के बारे में, चिल्ड्रन होम्स के बारे में। बाल गृह राज्य सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं, यानी कि इसकी देखरेख जो है या इसको फंड्स जो है राज्य सरकार प्रोवाइड कराती है, और 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए ये चिल्ड्रन होम्स होते हैं। इसमें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है चिल्ड्रन होम को। सबसे पहले है प्रेक्षण गृह, ऑब्जर्वेशन होम्स। प्रेक्षण गृह में मुख्य रूप से वो बच्चे रखे जाते हैं, मेनली वही बच्चे रखे जाते हैं जो गुमशुदा होते हैं या कहीं से छुड़ाए गए होते हैं, जो गुम हो जाते हैं, अपने परिवार से दूर हो जाते हैं किन्हीं कारणों की वजह से और खो जाते हैं या फिर कहीं से छुड़ाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा किसी फैक्ट्री में कार्य करता है बिना मदर फादर के होते हुए, तो उन बच्चों को वहाँ से छुड़ाया जाता है और उनको अस्थायी रूप से या उनके माता पिता का पता लगाए जाने तक उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी इकट्ठा करने तक उसको रखा जाता है। यानी कि ट्राई किया जाता है ऑब्जर्वेशन होम्स में जो बच्चे रखे जाते हैं उनको ट्राई किया जाता है कि उनको उनके माता पिता से मिलाया जा सके। उसके बाद सेकंड आते हैं स्पेशल होम्स। ये वो स्थान होते हैं जहाँ कानून का उल्लंघन करने वाले 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों को हिरासती देखरेख में रखा जाता है, यानी कि उनको अरेस्ट किया जाता है। जिन्होंने जो कानून है उनको ब्रेक किया है, उन बच्चों को यहाँ पे रखा जाता है। आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं, ये चिल्ड्रन होम्स की पिक्चर्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पेंटिंग्स बनाई हुई है, यानी कि उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये उनके बेडरूम है, ये बिल्डिंग है चिल्ड्रन होम्स की, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले, लास्ट हमारा जो कैटेगरी है चिल्ड्रन होम्स की, किशोर बाल गृह, जुवेनाइल चिल्ड्रंस होम्स। यहाँ उन बच्चों को रखा जाता है जिनके परिवार का कोई अता पता नहीं होता है, या फिर उन बच्चों को जिनके माता पिता या जिनके अभिभावक अस्वस्थ या मर चुके होते हैं, जिनके माता पिता अभिभावक उन्हें अपने पास या साथ रखना नहीं चाहते। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके पेरेंट्स उनको अपने साथ नहीं रखना का चाहते किसी मजबूरी के कारण। इन किशोर बाल गृहों में बच्चों में ऐसे कौशल विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे वे समाज का उत्पादक उपयोगी सदस्य बनने में
सक्षम हो सके, यानी कि इनको ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे कौशल उनके अंदर विकसित किए जाते हैं ताकि वो अपना भरण पोषण कर सकें और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें ऐसे बच्चे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गोद लेना, जिसको आप एडॉप्शन के नाम से भी जानते हैं। बच्चों को गोद लेने से संबंधित नियमों को सशक्त करने और गोद लेने की प्रक्रिया को, जो प्रोसीजर है गोद लेने का, उसको आसान बनाने के लिए जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने सुप्रीम कोर्ट की सजेशन पर एक केंद्रीय संस्था तथा केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन संस्था, जिसको आप कारा के नाम से भी जानते हैं, उसका गठन किया है, जो बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए गोद लेने संबंधी सभी दिशा निर्देश निर्धारित करती है। कारा के अंतर्गत जितने भी नियम आते हैं, दिशा निर्देश आते हैं, उनके अकॉर्डिंग बच्चे को गोद लिया जा सकता है बहुत ही इजीली। आगे हम पढ़ेंगे युवाओं के बारे में। यंगस्टर्स आर यूथ आर वनरेबल। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 में 15 से 29 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को किशोर और किशोरी कहा गया है। इस नीति में 13 से 19 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को किशोर या किशोरी कहा गया है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2016 तक युवा भारत की कुल जनसंख्या का 40% पार्ट बन गए थे, यानी कि 40% जो थे वो युवा ही थे। अब क्यों वनरेबल होते हैं युवा, या ये संवेदनशील क्यों माने जाते हैं? सबसे पहले तीव्र शारीरिक परिवर्तन, रैपिड फिजिकल चेंजेस। आप जानते हैं जो युवा होते हैं, जो एडोलेसेंट्स होते हैं, उनकी बॉडी में बहुत तेज़ी से बदलाव आते हैं, उनकी शरीर में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आते हैं। इस कारण क्या होते हैं कि युवा इसके लिए तैयार नहीं होते, इसलिए वो घबरा जाते हैं और वो संवेदनशील हो जाते हैं, वो परेशानी फील करते हैं, निराश हो जाते हैं, निराशा का अनुभव करते हैं, और उनके लिए ये समय बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मुझे कोई नहीं समझ रहा है, मेरी प्रॉब्लम्स कोई नहीं समझ रहा है। उसके अलावा संवेगात्मक परिवर्तन। संवेगात्मक परिवर्तनों के कारण भी किशोर संवेगात्मक रूप से अनस्टेबल हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित महसूस करने लगते हैं। उनका जो मेंटल वेलबींग है वो अस्थिर हो जाती है, यानी कि स्टेबल नहीं रहती, जिसके कारण जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनको स्ट्रेस फील होता है और वो लेफ्ट आउट फील करते हैं। और इस अवस्था में जो आपके संवेग होते हैं, जो आपके कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं, वो बहुत तेज़ गति से और अनियंत्रित होते जाते हैं, जिनके कारण युवा उसको संभाल नहीं पाते हैं, एडोलेसेंट्स उसको संभाल नहीं पाते हैं और प्रेशर फील करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके अलावा लैंगिक परिवर्तन, सेक्सुअल चेंजेस। जैसे आप सब जानते हैं कि किशोरियों जब परिपक्व होती हैं तो उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, किशोर परिपक्व होते हैं तो उनकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस आते हैं। तो इसके कारण भी उनको चिंता होने लगती है कि मेरी बॉडी फुली डेवलप होगी या नहीं होगी, और ये अपने जो विषम लिंगीय होते हैं उनको आकर्षित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके कारण वो तनावपूर्ण स्थिति में रहने लगते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन। किशोर देखने में तो वयस्क की तरह लगते हैं, लेकिन उनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो बच्चों की तरह ही होती है। ये एक स्टेज से दूसरे स्टेज में एंट्री करते हैं, लेकिन उनकी जो सोच होती है वो बच्चों की तरह ही लगती है। अब जब एडोलेसेंट्स हो जाते हैं तो आसपास के जो लोग हैं उनसे बड़ों की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, यानी कि वो बड़े हो गए हैं इस तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। अब बड़ों के व्यवहार में जब चेंज आता है, उनको बच्चों की तरह नहीं समझा जाता है, तो उनको ऐसा फील होता है कि मुझे अटेंशन नहीं मिल रही। उन्हें बड़ों की तरह जिम्मेदारियां तो दी जाती हैं, लेकिन बड़ों की तरह अधिकार नहीं दिए जाते हैं, और उनको यूजुअली क्या बोला जाता है, अभी तुम बच्चे हो, ये आपको नहीं करना है। इसके कारण भी उन पर सामाजिक बंधन लग जाते हैं, जिनके कारण उनको ऐसा लगता है कि मैं
स्ट्रेस आउट फील करते हैं, मैं सबसे अलग हूँ। जैसे लड़कियों को यूजुअली कहा जाता है इस तरह के कपड़े मत पहनो, जो वो एडोलेसेंस में एंटर करने से पहले जैसे स्कर्ट पहनती हैं, शॉर्ट ड्रेसेस पहनती है, तो उनको कहा जाता है कि आप बड़े हो गए हो, आप सूट पहनो। लेकिन लड़कों की अपेक्षा उनके लिए, लड़कियों के लिए एक समय निर्धारित किया जाता है कि रात में अंधेरा होने से पहले घर आ जाओ। इसलिए उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और वो अपने आप को संवेदनशील महसूस करना शुरू कर देते हैं। साथियों के द्वारा स्वीकृति, किशोरों के लिए उनके साथी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। वे अपने जो सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, उनके नियमों के अनुरूप ही कार्य करना चाहते हैं, ताकि उनके मित्रों के सामने उनकी इमेज बनी रहे और वो उस ग्रुप का एक पार्ट रह सकें। और इस कारण से कई बार उनका मतभेद हो जाता है अपने माता पिता या अपने बड़े बहन भाइयों के साथ में, तो उनके लिए एडजस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है इस स्टेज में, और वो अक्सर स्ट्रेसफुल रहने लगते हैं। भविष्य की चिंता, इस समय पर आप जो 12th के बच्चे हैं वो इस सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। उनको अपने फ्यूचर की टेंशन है, उन पर पढ़ाई का बहुत अधिक दबाव है और उनके को अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक प्रेशर दिया जाता है, ताकि वो आगे जाके अच्छे महाविद्यालय कॉलेजेस में एडमिशन ले सकें। तो इसके कारण वो चिंतित रहते हैं, अगर मैं किसी की इच्छाओं को, यानी कि किसी की आशाओं को पूरा कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, इसके लिए भी वो तनावग्रस्त रहने लगते हैं। विषम लिंगियों के प्रति आरक्षण एवं उनकी स्वीकृति, किशोरों के लिए बहुत असमंजस की स्टेज होती है ये, क्योंकि वो अपने अपोजिट सेक्स जो होते हैं उनके प्रति अट्रैक्शन फील करते हैं और उनको वहाँ से स्वीकृति प्राप्त करने की एक बहुत बड़ी चिंता रहती है, वो मुझे एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, और मैं अपने जो अपोजिट सेक्स हैं उन फ्रेंड्स के बीच में फेमस हो जाऊँ, इसकी उनको हमेशा चिंता रहती है, जिसके कारण वो तनावग्रस्त फील करते हैं। शिक्षा और व्यवसाय संबंधी चिंता, जैसे जैसे आपकी किशोर अवस्था लास्ट स्टेज में पहुंचती है, यानी कि आप अडल्टहुड की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो आपको अपनी शिक्षा और व्यवसाय संबंधी चिंता सताने लगती है। उनको प्रेशर फील होता है कि जब मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा तो मुझे किस तरह के कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और अगर अच्छे मार्क्स नहीं लाऊंगा तो मैं अपनी जीविका, यानी कि अपने लाइवलीहुड कैसे स्टार्ट करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। और उन पर यूजुअली प्रेशर बनाया जाता है फैमिली के द्वारा कि अच्छे मार्क्स लाने हैं और भूल में भविष्य नहीं कर सकते, भविष्य में आप कोई भूल नहीं कर सकते। अगर आपने कोई गलती कर दी, आप अपनी पढ़ाई के लिए सतर्क नहीं रहे, एक्टिव नहीं रहे, तो आपका भविष्य बर्बाद हो सकता है, आपका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। उनके बच्चों के अंदर, जो किशोर होते हैं, उनके अंदर एक होड़ होती है अपनी पहचान बनाने की, अपनी आइडेंटिटी बनाने की। तो उसके लिए अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए उनमें आवश्यक क्षमता है या गुण है, वो उसका आंकलन टाइमली करते रहते हैं, और ये एक बात उनको बार बार परेशान करती रहती है और वो स्ट्रेस फील करते हैं इन्हीं सभी कारणों की वजह से। तो अब हमने पढ़ लिया है किन किन कारणों से स्ट्रेस फील करते हैं युवा। आगे हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे वर्गों के बारे में जो अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। ग्रुप्स हु आर स्पेशली वल्नरेबल, ग्रामीण और जनजातीय युवा, जो रूरल और ट्राइबल यूथ होते हैं, उनको ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज़ बहुत कम होती है। विद्यालय छोड़ चुके युवा, जो स्कूल ड्रॉप आउट यूथ होते हैं। किशोरिया, फीमेल एडोलेसेंट्स, किसी भी प्रकार के अपंगता से ग्रस्त युवा, यूथ विद डिसेबिलिटीज़, गलत या अवैध धंधों में संलिप्त अनाथ, घर से भागे हुए तथा सड़कों के आवारा बच्चे भी वल्नरेबल माने जाते हैं, क्योंकि इनके पास फैसिलिटीज़ की कमी होती है। युवाओं की आवश्यक ज़रूरतों के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या क्या नेसेसिटीज़ हैं युवाओं की? उचित शिक्षा और प्रशिक्षण, उनको सही एजुकेशन देना और ट्रेनिंग देना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो आगे अपने फ्यूचर में कुछ कर सके। लाभदायक रोज़गार देना, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट देना, उनको रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना बहुत ही ज़रूरी है।
व्यक्तिगत विकास एवं तरक्की के लिए उचित अवसर, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट, अपेक्षित आश्रय या घर, उनको शेल्टर भी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने आप को अकेला महसूस ना करे, या फिर उनके सर पर छत होना बहुत ही ज़रूरी है। स्वच्छ परिवेश तथा अच्छी मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं, क्लीन एनवायरनमेंट तो सभी के लिए ज़रूरी है, इसलिए युवाओं के लिए भी ज़रूरी है। एज बेसिक हेल्थ सर्विसेज, और बेसिक हेल्थ सर्विसेज भी बहुत ही ज़रूरी है उनके लिए। किसी भी प्रकार के शोषण के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वायलेंस, युवाओं के मुद्दों से सरोकार रखने वाली निर्णायक संस्थाओं में भागीदारी, सुटेबल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज़, युवाओं के जो मुद्दे होते हैं उनके लिए जो संस्थाएं बनाए गए हैं उनमें उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है उनके फ्यूचर के लिए। खेलों, शारीरिक शिक्षा, साहसी और मनोरंजनात्मक अवसरों तक पहुंच प्राप्त करना भी आवश्यक होता है। उनको एक्सेस होना चाहिए स्पोर्ट्स का, फिजिकल एजुकेशन का, एडवेंचर एंड रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ का, ताकि वो अपने आप को लेफ्ट आउट फील ना करें। अब भारत में युवाओं के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। यूथ प्रोग्राम्स इन इंडिया, सबसे पहले राष्ट्रीय सेवा योजना NSS, द नेशनल सर्विस स्कीम्स के नाम से भी जिसको आप जानते हैं। इसका उद्देश्य होता है विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों को समाज सेवा यानी कि सोशल सर्विस और राष्ट्रीय विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल करना तथा उनकी सहभागिता बढ़ाना होता है। जो स्कूल लेवल के बच्चे होते हैं उनको सोशल सर्विसेज और नेशनल डेवलपमेंट के लिए चलाए गए कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है और उनकी सहभागिता को बढ़ाया जाता है। अब वो कौन कौन से कार्य होते हैं? सड़क के निर्माण और मरम्मत के कार्य जो राष्ट्रीय विकास के लिए होते हैं। गांव में तालाबों, ताल आदियों का निर्माण करना, तालाबों से खरपतवार को निकलवाना, जो वीड्स होते हैं उनको निकालना। परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम जो फैमिली डेवलपमेंट कार्यक्रम होते हैं। सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम जो बड़े लेवल पे जो टीकाकरण कार्यक्रम होते हैं उनमें इनका सहयोग लिया जाता है। सहकारी संघों के आयोजन, विद्यालय की इमारत की सफाई और देखरेख के कार्यक्रम में इनको शामिल किया जाता है। वृक्षारोपण, ट्री प्लांटेशन, गड्ढे खोदना इत्यादि। स्वास्थ्य और सफाई से संबंधित जो कार्यक्रम क्रियाकलाप होते हैं उनमें बाल देख रेख संबंधी कार्यक्रम, शिल्प, सिलाई, बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को लगाया जाता है ताकि उनको एक्सपीरियंस हो अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का और वो अपने इस एक्सपीरियंस को अपने फ्यूचर में यूज़ कर सकें। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय स्वयं सेवक योजना, द नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम। इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के गैर विद्यार्थी युवकों यानी कि जो आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, उन युवकों को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योगदान देने में सक्षम बनाना। आत्मनिर्भरता, धर्मनिरपेक्षता, इस योजना के माध्यम से नेहरू युवक केंद्रों का मुख्य उद्देश्य